हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, सुप्रभातम सर, पुनः स्वागत है आपका। धन्यवाद। बेस्ट फ्रेंड फाइन। और कैसे हैं? ठीक ठाक? हाँ जी सर, बढ़िया, थैंक यू बहुत वेरी मच। बढ़िया। अच्छा अच्छा। सर सुबह तो सुबह आपको आज टाइम लिया आपका। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया और अच्छा लग रहा है। जी। कितने लोग जुड़े हैं तो अभी तो इस जुड़ रहे समय? हैं, अभी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। आई ऑल्सो कितने? सर, अभी तो पाँच छः छः ही लोग हैं, हम जुड़ रहे हैं सर, साथ साथ में सारे अभी जुड़ रहे हैं सर। हम्म। सर आई ऑल्सो वेलकम कश्यप सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग एंड ब्लेसिंग अस। हाँ, तो कैन आई स्टार्ट? हाँ जी शुरू सर। करें? हाँ जी सर, आप स्टार्ट कर दीजिए। सर आप ही अच्छा स्क्रीन अच्छा। शेयर करेंगे ना, 1 मिनट में अनेबल कर हाँ देती जी, वो कैसे फिर जरा सा हूँ। हाँ जी सर, मैं इसको अनेबल कर बता। दी। वो शेयर स्क्रीन हाँ ऐसा जी करके। सर, ये नीचे आ रहा होगा आपके ना, ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन। ग्रीन कलर का आइकन आएगा सर। हाँ सर उस पर क्लिक कीजिए। जी। हम्म, ये आया क्या? हाँ जी सर, जी सर, ठीक। हम्म, हाँ जी सर। तो सब लोगों का स्वागत है। और खूब खूब मेरी ओर से शुभकामना। तो अभ्रक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हाँ, पिछली बार। और अभ्रक के संबंध में जो कुछ भी थोड़ी बहुत चर्चा हमारी हुई थी, उसमें फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो ग्रंथ हमने रसरत्न समुच्चय ले रखा है। रसरत्न समुच्चय के बारे में हमने चर्चा किया था कि रसरत्न समुच्चय ही क्यों लोग पसंद करते हैं, और उसका क्या इम्पोर्टेंस और कितना महत्व है, और रस शास्त्र के पठन पाठन के लिए उसको चला गया है। तो वास्तव में जैसे 11, 1 से 11 अध्याय रसरत्न समुच्चय के, जो कि पूरी तरह से रसशास्त्र विषय को समर्पित है। उसमें द्रव्य के बारे में जो कुछ भी विवरण, और उसको किस तरह से शरीर के लिए उपयोगी बनाना, इसकी पूरी व्यवस्था उसमें बताई है। तो इसलिए उसको रसशास्त्र के पठन पाठन के लिए प्राथमिकता लोगों ने दिया। और एक काफी समय से, तो मैंने बताया था कि सीसीआईएम जब से अस्तित्व में आया, उससे पहले भी जहाँ कहीं भी रसशास्त्र की पढ़ाई होती थी। और अब रहा कि अभ्रक, और अभ्रक के बारे में मैंने बताया था कि अ, जैसे पारद रसशास्त्र का प्रधान द्रव्य है, तो अभ्रक जो है जस्ट उसके बाद का माना जाता है। उसमें अभ्रक ही नहीं, मैंने 2 द्रव्य सामने रखे थे। उसमें एक गंधक और दूसरा अभ्रक। तो गंधक और अभ्रक को दूसरे नंबर पर इसलिए कि दोनों दृष्टि से, चाहे अल्केमिकल पर्पस से कहें अथवा थेरेप्यूटिक दृष्टि से कहें, चिकित्सा की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से गंधक और अभ्रक, इन दोनों का अच्छा खासा महत्व है। लेकिन चूंकि रसशास्त्र में जो चीजें शामिल की गई हैं, उसमें खाली चिकित्सकीय ही नहीं, बल्कि अल्केमिकल दोनों दृष्टि से, और विशेष करके चूंकि पारद को हमें उपयोगी बनाना है, सशक्त बनाना है, और दोनों दृष्टि से
धातुवाद की दृष्टि से और देहवाद की दृष्टि से। तो इस दृष्टि से कि पारद को शक्ति संपन्न करना है तो उसमें अभ्रक का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। तो उसको जैसे इस बात को किस तरह से समझा जाएगा, तो यूं समझ लें कि पारद के बारे में हम सभी जानते हैं कि पारद जो है वो चंचल है और आसानी से नियंत्रण में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे नियंत्रण में लिया जाए? तो नियंत्रण में लेने के लिए हम क्या करते हैं, पारद को एक तरह से स्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो पारद जब स्थिर हो जाता है तो वो कहते हैं कि शरीर में भी स्थिरता देने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पारद की गतियां हैं, गतियों के बारे में भी कहा जाता है कि 5 गतियां हैं और इन 5 गतियों के माध्यम से पारद एक तरह से नष्ट होता है, यूं कहें। और उस नष्ट होने को, जैसे हम सभी जानते हैं कि पारद रूम टेम्परेचर पर भी इवोपरेट होता रहता है और इवोपरेट हो करके वो नष्ट होता है। तो ये जो मतलब पारद की विभिन्न और संस्कारों के क्रम में हम जैसे जलग मलग हंसक धूमक अदृश्य इस तरह से जो गतियां कहते हैं, तो ये सब पारद के नष्ट होने का या मतलब गायब होने का एक माध्यम है। तो इसी को, इस गति को रोकने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है रसशास्त्र में वो पक्षी छेदन, इसलिए कि जैसे पक्षी अपने पंख से गति करता है, तो इस गति को यदि हम अवरुद्ध कर दें, हाँ, तो अवरुद्ध करने के लिए उसका पक्ष छेदन का मतलब वही कि गतियों को अवरुद्ध करना, उसकी जो उड़ने की या नष्ट होने की जो अलग अलग तरीके कहे गए, तो उसको रोक देना, अवरुद्ध करना। तो उसी को पक्ष छेदन के शब्द से सूचित किया गया है। और इस पक्ष छेदन के लिए सबसे जो सशक्त और सबसे उत्तम, या यूं कहें कि एकमात्र अभ्रक को ही इसके लिए सक्षम माना गया और कहा गया कि अभ्रक और अभ्रक सत्व, वहां पर भी अभ्रक और अभ्रक सत्व दोनों का प्रयोग किया गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभ्रक उतना खाली अभ्रक या सिंपल अभ्रक उतना सक्षम नहीं होता है, अभ्रक सत्व इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। और अभ्रक सत्व का जब हम पारद के साथ संयोग करते हैं, जैसे कि संयोग के लिए वहां पर ग्लास शब्द का उपयोग किया गया है कि पारद में जब हम अभ्रक सत्व का ग्रास देते हैं तो पारद उसे ग्रहण करता है और ग्रहण करके वो अपनी जो भी उसकी चंचलता है, उसकी गतियां हैं, ये सब उसकी अवरुद्ध हो जाती है और वो स्थिर हो जाता है। फिर आगे चल करके ये भी कहा जाता है कि अकेले अभ्रक सत्व जो है वो पारद ग्रहण नहीं करता, उसको ग्रहण करने के लिए भी और भी तरीके अपनाए जाते। तो उस तरीकों में ऐसा है कि पारद के अभ्रक के साथ साथ माक्षिक का सत्व, पहले दोनों को आपस में मिलाना, आपस में मिलाने के बाद यदि हम पारद को ग्रास देते हैं तो उस ग्रास को पारद आसानी से ग्रहण करता है और उसको ग्रहण करके और पारद स्थिर हो जाता है। और इस स्थिर होने के क्रम में जैसे कहा है कि पारद की सारी चंचलता, सारी गतियां बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। वो कहता है कि नाधा पतति नूर्ध्वम गच्छति, हाँ, भवेद अनुद्गारी रस, ऐसा करके कहा गया है कि पारद पूरी तरह से चंचलता से मुक्त होकर के, और जब हम उसको नीचे से आंच देंगे
ऊर्ध्वपातन हेतु तो न उसका ऊर्ध्वपातन होगा न अधःपातन होगा, और वो बिल्कुल स्थिर अपने जगह पर पड़ा रहेगा। तो इस तरह की स्थिति जब ग्रास ले लेता है और पारद जब पक्ष छिन्न हो जाता है या स्थिर हो जाता है, तो उसकी भौतिक स्थिति इस तरह की होती है। तो इस दृष्टि से, क्योंकि पारद ही प्रधान द्रव्य है और पारद से हमें सारी जो कुछ भी सिद्धियां, तो उसमें जैसे पारद को अगर हम स्थिर कर देते हैं तो मैंने कहा कि वो शरीर को स्थिर करने में सक्षम होता है। हम सभी जानते हैं कि शरीर भी स्थिर नहीं है, और संभव पिछले चर्चा में मैंने इस बात को कहा भी है कि शरीर कहा जाता है कि नाशवान है, तो इसको यत्नपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो रक्षा करने के क्रम में जो रसशास्त्र का उद्देश्य हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, कहते हैं, तो उसमें कहा गया है जीवन मुक्ति। लेकिन जीवन मुक्ति के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है शरीर का स्थिर होना, रोग मुक्त होना, निरोग होना, स्थिर होना। शरीर अगर रोग मुक्त और स्थिर होगा तो तभी हम कुछ भी साधना कर सकते हैं और हमारी साधना सफल हो सकती है और हम जीवन मुक्ति की बात कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो शरीर भी अस्थिर है, पारद भी अस्थिर है। तो अस्थिर शरीर को यदि स्थिरता प्रदान करना है तो उसके लिए पहले पारद को स्थिर करना, और पारद को स्थिर करने के लिए अभ्रक का वहां पर उपयोग करना, अभ्रक और अभ्रक सत्व का। इसलिए माना जाता है कि रसशास्त्र में पारद के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण दूसरा द्रव्य है तो वह अभ्रक है। तो मैं इस क्या कहते हैं तरह से अभ्रक के महत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं कि अभ्रक दूसरे स्थान पर, पारद के बाद उसको दूसरा स्थान दिया गया है, और किस तरह से वो उसका दूसरा स्थान है, पारद को शक्ति देने में वो किस तरह से सक्षम है, तो यही जो मैं अभी कह गया हूं कि अभ्रक या अभ्रक सत्व का जब हम ग्रास देते हैं तो पारद स्थिर होता है, और वो स्थिर होगा, शरीर को स्थिर करेगा। तो पिंडे स्थैर्योपायम ऐसा कह करके कहा गया है। रसशास्त्र का जो प्राथमिक उद्देश्य हम देखें तो पिंडे स्थैर्योपायम, पिंड में स्थिरता का उपाय करना। और वह उपाय कैसे? तो इसी तरह से कि पारद को स्थिर करो, वो शरीर को स्थिर करेगा, और शरीर स्थिर हो गया तो उसके बाद आप कोई भी साधना शरीर से करने में सक्षम होंगे, और मतलब जो फर्दर जो कुछ भी सिद्धियां हमें हासिल करनी है उसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि मतलब आफ्टर द पारद, अभ्रक इज कंसिडर्ड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल ऑफ रसशास्त्र। और उसमें वही इट इज ड्यू टू क्वालिटी टू स्टेबलाइज मरकरी ऑन फायर। स्टेबलाइज का भी वहां पर क्या है कि पारद अग्नि के एक और सूत्र जो कि रसार्णव में कहा गया है कि वो कहा कि हेम पावक यो सख्यम। आप लोगों ने ध्यान दिया हो, पढ़ने में आया हो कि हेम और पावक, हेम कहते हैं स्वर्ण को और पावक हो गया अग्नि। तो हेम पावक यो सख्यम मतलब सोने और अग्नि इन दोनों की मित्रता है, और सख्यम सूतक हेमयो हो, सूत पारद हो गया और हेम स्वर्ण हो गया। तो एक तरफ सोना और अग्नि इन दोनों की मित्रता है, दूसरी ओर सख्यम सूतक हेमयो हो, पारद और सोने की मित्रता है। और सूत पावक यो बैरम, अग्नि और पारद में
क्या है, शत्रुता, वैरम। तो अब इनमें मित्रता अगर स्थापित करनी है अग्नि के साथ पारद की, तो कैसे करना? तो उसमें यही कहा कि पहले तयोर मित्रेण मित्रता, इस तरह से सूत पावक यो बैरम तयोर मित्रेण मित्रता। तो किसके साथ? तो पारद की पहले सोने के साथ मित्रता स्थापित करें। तो वो एक इस तरह से होता है कि हमारा कोई मित्र है और उसके माध्यम से उसके मित्र से हमारी मित्रता हो जाए, तो इस तरह का उसमें ये कहा गया है। तो पारद को अगर अग्नि के साथ मित्रता, बहनी मित्रत्व शब्द प्रयोग में आता है। तो बहनी मित्रत्व से वहां पर यही है कि चूंकि पारद की मित्रता नहीं है बहनी से, तो हम कैसे उसके साथ मित्रता स्थापित करें? तो ये एक मीडिया, वाया मीडिया ऐसा कहा गया है कि सोने के माध्यम से हम पारद को अग्नि के साथ मित्रता स्थापित करा सकते हैं। तो उसमें कि सोने को भी अगर हमें पारद के साथ ग्रास देना है और स्थिर करना है, तो उसमें खाली सोने से काम नहीं बनने वाला है, वो जब तक हम अभ्रक का नहीं देंगे। और एक क्रम दिया है कि ग्रास की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो पहले सोने का ग्रास देते हैं और सोने के ग्रास के बाद फिर दूसरा ग्रास उसको दिया जाता है। तो ये संस्कारों के क्रम में जब आप चर्चा करेंगे तो वहां पर ये चीज सामने आएगा। तो कहा कि इट इज ड्यू टू क्वालिटी ऑफ, दूसरा अभ्रक एंड इट्स सत्व इज ओनली कैपेबल टू कट द विंग्स एंड मेक मरकरी पक्ष छिन्न। तो ऐसा कहा गया है कि हम पारद को तभी स्थिर कर सकते हैं। और तो मतलब ये खाली अभ्रक का महत्व समझाने के लिए इसको सामने रखा गया है। इतिहास अभ्रक का, तो जैसे पिछली बार भी हमने थोड़ा सा इशारा किया था, उसमें जो इतिहास की दृष्टि से देखें तो रसशास्त्र के विकास से पहले अभ्रक का उपयोग बिल्कुल नहीं जैसा देखने में मिलता है। बहुत रेयर उदाहरण कुछ, तो जैसे कुछ उदाहरण जो हैं, तो दूसरी शताब्दी एडी में न्याय सूत्र में इसका उल्लेख कहीं आया है। इसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र में, जो कि तीसरी शताब्दी माना जाता है, 300 बीसी माना जाता है कौटिल्य का, ये सबसे पहला उल्लेख है। दूसरा गौतम जो सेकंड सेंचुरी एडी का माना जाता है। फिर तीसरा अमरकोश में इसका उल्लेख मिलता है। और इसके बाद जो उल्लेख मिलता है वो रसशास्त्र का पीरियड, जिसको कि मेडिवल पीरियड हम मानते हैं, मध्यकाल। तो मध्यकाल में अभ्रक का उपयोग रसशास्त्र के विकास के साथ देखा गया है। और तब से करीब करीब जितने भी रस ग्रंथ हैं उसमें अभ्रक को पूरा महत्व दिया है, पूरा स्थान दिया है, और विस्तार से अभ्रक का वर्णन सब लोगों ने किया है। और इसलिए इसका महत्व है, चूंकि हम पारद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पारद को लेके आगे चलना है। तो कैसे चलना है? उसमें ये जो दो द्रव्य आपके सामने, अभ्रक और गंधक, तो एक ऐसा है जो कि चाहे उसको धातुवाद की दृष्टि से कहें या देहवाद की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से पारद को स्थिर करना, और दूसरा पारद को मूर्छित करना। जैसे गंधक की बात हमने पिछली बार किया था कि बिना गंधक के, खास करके ज्यादा प्रयोग सगंध मूर्छना के रूप में ही पारद का होता है, और सगंध मूर्छना के लिए गंधक, जिसको कि सगंध मूर्छना भी कहते हैं। तो गंधक की उपयोगिता वहां पर देववाद की दृष्टि से भी और धातुवाद दोनों की दृष्टि से वहां पर है, और इसलिए गंधक को भी उतना ही महत्व दिया गया। लेकिन जैसे मैंने दोनों को करीब करीब एक जैसा महत्व देने का प्रयास किया है, और खास करके ओरिजिन की दृष्टि से भी अगर कहें तो दोनों ओरिजिनेटेड हैं
किससे? देवी पार्वती से। इसलिए भी कि शिव के बाद पार्वती का स्थान, और इस दृष्टि से with the development of Ras Shastra, Abrak was recognized as most valuable mineral for alchemical and therapeutic purposes. Initially, it was used for alchemical processes to stabilize mercury on fire. जो मैं अभी चर्चा कर गया हूँ कि पारद को अग्नि पर स्थिर करना, तो अग्नि पर स्थिर करने के लिए इसकी उपयोगिता लोगों ने खोज निकाली थी और उपयोग में लेते थे अभ्रक को। अभ्रक के प्रकार पर जाने से पहले ये खनन की बात कि अभ्रक उपयोगी है, सब कुछ है, और जैसे कि दैव्यारजो भवेत गंधो धातु शुक्रम, तो पार्वती का शुक्र यानी पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में व्याप्त, जिस क्षेत्र में भी। अब देखें कि एक मिनरोलॉजी या जियोलॉजी की दृष्टि से ये जो हमारे पृथ्वी की संरचना है, इस संरचना में अगर हम पृथ्वी को बीचों बीच अगर दो टुकड़ा कर दें और सामने उस कटे हुए भाग को जैसे एकदम एक वर्टिकल सेक्शन अगर उसका, तो जो उसके बिल्कुल मिडिल का जो एरिया है उसको हम कोर कहते हैं, उससे ऊपर का जो एरिया है उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जो बिल्कुल पेरिफेरल एरिया है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट एरिया है वही करीब करीब जितने भी मिनरल आज हम पहचान पाए हैं, उपयोग में ले रहे हैं, वो सारे के सारे अर्थ क्रस्ट में पड़े हुए हैं। अब सवाल है कि पृथ्वी के अलग अलग भूभागों में कहीं पर हमें सोना मिलता है, कहीं पर अभ्रक मिलता है, कहीं पर चांदी मिलता है, कहीं पर पारद मिलता है, कहीं पर और कुछ मिलता है। अच्छा, दूसरा कि ये सारे के सारे जितने भी हैं, मतलब पृथ्वी को अगर पृथ्वी के समग्र पदार्थों को अगर दो बांटा जाए, क्लासिफाई किया जाए, तो हम मूल रूप से दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दो भाग जो है वो किस किस रूप में होगा, तो उसको हम तत्व और यौगिक के नाम से कह सकते हैं। मेरी बात आ रही है लोगों के सुनने में? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी सर। हाँ, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समग्र जितने भी द्रव्य हमें पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। दो भाग में वही मतलब पहला क्लासिफिकेशन जो है वो मतलब तत्व और यौगिक के रूप में हम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन अनेकों रूप में लोगों ने किया है। हाँ, तो तत्व खास करके मतलब रसशास्त्र की दृष्टि से जब हम द्रव्य पर विचार करते हैं तो तत्व और यौगिक, तो तत्व हम सभी जानते हैं कि आज केमिस्ट्री करीब करीब 100 क्या करीब करीब 19-20 तक 120 एक द्रव्यों को आइडेंटिफाई करके, और वो जो क्या पीरियोडिक टेबल हम सभी उपयोग करते हैं उसमें उसको दे रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि वो सब के सब करीब करीब तत्व हैं जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन है। लेकिन हम जिन द्रव्यों को उपयोग में ले रहे हैं हमारे रस शास्त्र में, तो इसमें भी जो सारे द्रव्य गिने गए हैं, तो जैसे महारस है, उपरस है, साधारण रस है, इसमें करीब करीब सब के सब क्या है? यौगिक है। पारद सिर्फ क्या है? तत्व है। बाकी जितने भी हैं वो
पारद ही नहीं, जैसे मतलब फिर गंधक की बात करते हैं, गंधक भी क्या है, एलिमेंट है। और अधिकांश जो है वो सब के सब क्या है, यौगिक है। लेकिन धातुओं में जाए हम तो स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, लौह है, और क्या कहते हैं, लेड, टिन, जिंक, ये सब के सब क्या है, तत्व हैं। लेकिन ये जो तत्व हमारे सामने धातुओं के रूप में है, वो प्रकृति से उसी रूप में प्राप्त नहीं होते। कहा जाता है कि बहुत ही रेयर, क्या कहते हैं, क्वांटिटी में, तत्व रूप में ये सारे के सारे जो मतलब चाहे पारद हो या ये ताम्र, लोह और स्वर्ण, रजत, ये सब नेचर में मिलते हैं। ये सब के सब किसी न किसी कंपाउंड में मिलते हैं। गोल्ड, स्वर्ण एक बिल्कुल अपवाद जैसा इसको भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सोने को एक अपवाद के रूप में माना जाता है। रजत भी अपवाद के रूप में है, हाँ, लेकिन रजत के भी कुछ कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, स्वर्ण के भी कुछ कंपाउंड मिल जाते हैं। लेकिन स्वर्ण को कहा गया है कि वो किसी के साथ, स्वर्ण को नोबेल मेटल कहते हैं। नोबेल मेटल कहने का वहां पर तात्पर्य यही है कि उसकी एफिनिटी किसी भी मतलब जो नेचर में प्राप्त कोई और द्रव्य हैं या गैस हैं, इन सब से नहीं है। वो किसी भी द्रव्य से जल्दी प्रभावित नहीं होता है, अपनी स्थिति को एज सच बनाए रखता है। इवन अग्नि पर भी कहते हैं कि स्वर्णम अग्नौ अक्षीणम, उसको कितनी भी हम अग्नि में तपावें तो वो अपना स्वरूप छोड़ता नहीं है, और न नष्ट होता है, न किसी रूप में परिवर्तित होता है। तो स्वर्ण को छोड़ करके बाकी जितने भी और दूसरे हैं वो सब यौगिक के रूप में प्राय करके। तो जो भी जिन धातुओं को हमारे रसशास्त्र में धातुओं के वर्ग में या लौह वर्ग में रखा गया है, वो सब भी एक्सट्रैक्टेड हैं, क्या, किसी न किसी खनिज से अलग किया गया वो धातु है, चाहे लोहा हो या तांबा हो या नाग, बंग, यसद, इवन रजत। क्योंकि जैसे स्वर्ण के लिए कहा कि स्वर्णम अग्नो अक्षीणम, अक्षीण मतलब छीन नहीं होता है, तो रजतम द्विपलम सते ऐसा करके कहा गया कि रजत जो है वो 2%, द्विपलम सते, 100 पल अगर रजत लेंगे तो 2 पल का उसमें नाश होने की संभावना रहती है, यानी 2% वो परिवर्तित होता है। तो परिवर्तन जो है वो किसी न किसी कंपाउंड के रूप में होता है, लेकिन स्वर्ण में यह बात नहीं है। तो इसलिए अगर कहें तो स्वर्ण ही ऐसा एक द्रव्य है जो कि बिल्कुल एलिमेंटल फॉर्म में अवेलेबल है। और बाकी दूसरे जितने भी द्रव्य हैं वो सबके सब मूल रूप में खनिज के रूप में होते, और उस खनिज से हम धातुओं को अलग करते हैं। तो ठीक जैसे पारद, तो पारद के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो दोनों रूपों में प्राप्त होता है, खनिज के क्या कहते हैं रूप में भी, तो जैसे हिंगुल, सिनाबार, ये सब, मेटा सिनाबार, ये सब उसके मुख्य खनिज हैं। और फ्री फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में भी मिलता है, जैसे पारद के कूप की बात की गई है, और इस तरह के कूप वो इटली और स्पेन और फिर कैलिफोर्निया, इन सब जगहों पर होने की बात कही गई है। तो नेटिव फॉर्म में तो उपलब्ध होता है, लेकिन अधिकांश जितने भी द्रव्य हैं वो सब के सब यौगिक के रूप में है। तो उसमें जैसे हमारा अभ्रक, तो अभ्रक भी क्या है, यौगिक है, यौगिक के रूप में मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट है, उस क्रस्ट में अलग अलग एरिया में अलग अलग डिपॉजिट्स देखे जाते, खास करके जैसे कहीं पर तांबा मिलता है
तो तांबा किसी न किसी खनिज के रूप में मिलता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वर्णमाक्षिक तांबा का सबसे प्रधान सोर्स है। इसी तरह से जैसे लोहा है, तो लोहा भी तरह तरह के खनिज के रूप में, चाहे गैरी के रूप में मिले, चाहे कासिस के रूप में मिले, या चाहे ब्रक के रूप में मिले। तो हेलो हेलो आ रही है? तो हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो ये जितने भी हमारे ये सारे द्रव्य हैं, तो वो खनिज के रूप में और पृथ्वी के अलग अलग भूभागों में इनकी उपस्थिति देखी जाती है। तो अब सवाल है कि अलग अलग भूभाग में मिलने का कारण क्या है। तो कारण यही है कि जहां पर भाई कोई भी यौगिक अगर बनेगा, तो यौगिक बनने का एक अपना नियम है, हाँ, जिसको कि रसायन शास्त्र का उसको एक या जियोलॉजी का एक उसको लॉ मान लें कि अगर जैसे लोहे का कोई खनिज, तो लोहे का खनिज जैसे कासिस है, तो कासिस जैसे आप कहते हैं फेरस सल्फेट, तो फेरस, हाँ, फेरम, फेरम जो है वो आयरन के लिए, और सल्फेट जो है वो सल्फर से। तो जब आयरन का सल्फर के साथ रिएक्शन होगा तो वो आयरन सल्फेट बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। इसी तरह से कोई अगर सल्फाइड बनता है तो भी वहां पर कॉपर सल्फाइड या आयरन सल्फाइड, तो आयरन और कॉपर के साथ सल्फर का रिएक्शन हो करके वो इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इसी तरह से जैसे गैरिक है, जो कि सबसे बड़ा लोहे का सोर्स माना जाता है, तो गैरिक में 65 और एबव 65% आयरन की उपस्थिति होती है। तो गैरिक में हम सभी जानते हैं कि केमिकली इसको Fe2O3 ऐसा कह करके कहते हैं। दूसरा जैसे एक कांतलोह खनिज, हाँ, कांत पाषाण, जिसको कि मैग्नेटिक ओर भी कहते हैं, तो Fe3O4। तो इस तरह से मतलब ये एक कंपाउंड के रूप में हमें पृथ्वी के अलग अलग भूभाग में मिलता है। तो वो वहीं मिलता है जहां पर ये दो तत्व, दो जो भी कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड के बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या क्या घटक चाहिए, वह घटक अगर उसे उपलब्ध है जिस एरिया में, तो खाली घटक ही नहीं, उस घटक के साथ साथ एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए। एटमॉस्फेयर से मतलब वहां पर मुख्य रूप से तापमान का है, दबाव का है। तो जब ये सारी चीजें मिलेगी तो वो अलग अलग तरह का एक कंपाउंड बनेगा और बन करके वो वहां पे पड़ा रहेगा। तो इसी तरह से मतलब अर्थ क्रस्ट में कहीं पर जैसे हम कहते हैं कि यहाँ अभ्रक मिलता है, तो अभ्रक के जितने भी घटक हैं उसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे उसके घटक हैं। और एक निश्चित प्रोपोर्शन में वो जब आपस में मिलेगा और उसको एक निश्चित तापमान मिलेगा, एक निश्चित दाब मिलेगा, तब जाकर के अभ्रक की उत्पत्ति होगी। तो ये वैज्ञानिक मतलब तरीका यही है किसी भी खनिज के बनने का, और वो नेचर में बनने का। तो चाहे आयरन का खनिज हो, या चाहे तांबे का खनिज हो, या चाहे जो भी मतलब नागभंग जैसा जिस किसी का भी खनिज हो, और ये सारे के सारे खनिज कहीं न कहीं हमारे रस शास्त्र के द्रव्य के रूप में हम सबके उपयोग में आता है। तो ये नेचर से जब हम इसको प्राप्त करते हैं, तो नेचर में वो वही मिलता है जहां पर उसके सारे घटक हैं, और भूगर्भ में वातावरण पा करके उसका निर्माण हुआ होता है। तो ये मतलब खनिजों के बनने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि उसका निश्चित एक घटक, घटक का निश्चित प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के साथ साथ एक निश्चित वातावरण,
और वातावरण को कहने से एक निश्चित तापमान और तापमान के साथ साथ एक निश्चित दबाव, मतलब ये जनरल प्रिंसिपल है, खास करके जियोलॉजिकल क्या मतलब खनिजों की उत्पत्ति की दृष्टि से कि कोई भी खनिज कैसे बनता है नेचर। तो ये मतलब पृथ्वी के अलग अलग भूभाग में इस तरह से सब पाया जाता है। तो अभ्रक भी जहाँ कहीं भी मिलता है वहां पर, तो खास करके जैसे आज के समय में कोडरमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हजारीबाग जो इस समय झारखंड में पड़ता है, तो वो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार उस क्षेत्र में, और मतलब अच्छी क्वालिटी का अभ्रक। वैसे भारत के अनेक भूभागों में और विश्व के तो हाँ, और भी भारत में ही अभ्रक की बहुत अच्छी खासी। तो अभ्रक जहाँ कहीं भी बना तो वही मतलब उनके घटक द्रव्य वहां पर उपलब्ध रहे और बना। इसी तरह से जैसे खेतरी का कॉपर माइन है, या जाबर का जिंक माइन है, या फिर इधर आबू की पहाड़ियों में क्या ये नाग का, जिसको कि मृदार श्रृंग कहते हैं, तो ये सब उस क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए कि वहां पर वो तत्व उपलब्ध थे और उसके उपलब्ध होने से वो सब बना। तो अभ्रक के बारे में हम ये कहते हैं कि अभ्रक के जो सारे घटक हैं वो उस एरिया में जिस एरिया में थे उस एरिया में अभ्रक का निर्माण हुआ, और ऐसे क्षेत्रों को लोग अपना आइडेंटिफाई भी कर रखे हैं कि कहाँ अभ्रक पाया जाता। अब उसमें जैसे अभ्रक को अगर हमने ग्रहण करना है तो माइनिंग की दृष्टि से जैसे खनन की दृष्टि से, माइनिंग से मतलब वहां पर खनन से है। आपको इंटरप्ट कर दें बीच में प्लीज सर। सर एक बार मीटिंग एंड करके दोबारा रिज्वाइन कर लेते हैं, टाइमिंग हो गया 40 मिनट के। अच्छा अच्छा जी सर, इसको एंड करके दोबारा से सर प्लीज स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है। जी सर।